नमस्ते बच्चों, आरपी यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रमेश परमार, सीनियर टीचर, और आपके लिए लेकर आया हूं एक प्यारा सा वीडियो गुण संधि। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। हाँ तो बच्चों, आज हम गुण संधि को विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और पढ़ने का आनंद लीजिए। गुण संधि स्वर संधि का एक भेद है। संधि की परिभाषा भेद ये मैंने आपको पहले वीडियो में समझा दिया। उसके बाद में संधि के कितने भेद हैं और उन भेदों में पहला जो प्रकार स्वर संधि की परिभाषा क्या है और स्वर संधि के कितने भेद हैं, उसमें दीर्घ संधि को हमने पढ़ लिया और दीर्घ के बाद में आज हम गुण संधि पढ़ने जा रहे हैं। तो स्वर संधि के भेद हैं। गुण संधि की परिभाषा है अ या आ, ध्यान से समझना, अ या आ, इत्ते, अन्यो, पच्चा, ई, उ, री, ली, वेदी वर्ण आगच्छति चेत कर्मशः ए, ओ, अर, अल वा भवति। इसका हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है। संस्कृत में जो परिभाषा दी हुई है इसी का हिंदी अनुवाद नीचे दिखा दिया है मैंने कि अ या आ वर्णों के पश्चात, समझ गए होंगे, अ या आ वर्ण कहाँ आने चाहिए? प्रथम पद के अंत में। जो पहला पद अपना होगा संधि विच्छेद का, उस पहले पद के अंतिम में अ या आ वर्ण है और उसके पश्चात उत्तर पद आएगा। तो उत्तर पद में इनमें से कोई सा भी अक्षर आए, जैसे ई अश्व या दीर्घ दोनों में से कोई एक अक्षर आया है, या उ अश्व दीर्घ दोनों में से कोई एक वर्ण आए, री दोनों में से कोई एक वर्ण आए, तथा ली को हम संस्कृत वर्णमाला में ली है वो अश्व या दीर्घ एक ही बन जाती है। तो री के पश्चात ली वर्ण आवे तो कर्मश अ के पश्चात ये वर्ण आवे तो कर्मश क्या बन जाता है? अ आ और मिलकर के उत्तर पद का जो वर्ण आएगा वो दोनों वर्ण मिलकर के ई के स्थान पर क्या बन जाएगा? ई आती है आ के पश्चात, तो ए आ के पश्चात उ आता है तो क्या बन जाएगा? ओ। आ के पश्चात री वर्ण आते हैं तो क्या बन जाता है? अर। अर को देखना जरा, ये र है वो अलंत व्यंजन होगा, र के नीचे अलंत होगा यानी र आता होगा, और अ के पश्चात यदि ली वर्ण आता है तो क्या बन जाता है? अल बन जाता है, यानी ल भी अलंत व्यंजन बनेगा। सामान्य प्रक्रिया अ सूत्र है, अ के पश्चात ई अश्व दोनों में से कोई एक वर्ण आवे तो ये दोनों मिलकर के ए वर्ण बन जाता है। अ के पश्चात उ इन दोनों में से कोई एक वर्ण आवे तो दोनों मिलकर के अ और उ मिलकर के ओ बन जाता है। अ के पश्चात री आता है तो अर बन जाता है, र के पश्चात ली आता है तो अल बन जाता है। इसका विधायक सूत्र है आदगुण और विधि, यानी प्रक्रिया किस प्रकार होगी गुण संधि में, वो विधि करने वाला विधि सूत्र है वो है अदेंग गुण। अब इस विधि सूत्र की व्याख्या करके हम समझेंगे। विधि सूत्र में ये अदेंग, इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि इनका विच्छेद करने पर अत और एंग दो शब्द बनते हैं। अत और एंग, अत का अर्थ तो है अ, समझ रहे हैं? अत का अर्थ क्या है? अत यानी ए, सॉरी अ, और एंग का मतलब है ए और ओ। एंग क्या है? अपने माहेश्वर सूत्रों में से एक प्रत्याहार बना हुआ है एंग। माहेश्वर सूत्र संस्कृत वर्णमाला में बड़ी कक्षा वाले बालक समझते होंगे। माहेश्वर सूत्र 14 जो है उसमें से प्रत्याहार बनते हैं और उसमें से एक प्रत्याहार है एंग। एंग प्रत्याहार बनता है, उस एंग प्रत्याहार में कितने वर्ण आता है? दो वर्ण, ए और ओ। तो ये एंग प्रत्याहार, एंग का मतलब हुआ ए और ओ, ये गुण संज्ञक वर्ण हैं। कौन कौन से? अ, ए, ओ, ये तीन वर्ण जो है, तीन जो अक्षर हैं वो गुण संज्ञक वर्ण कहलाते हैं, यानी इनको इनकी गुण संज्ञा होती है। ये परिभाषा थी, प्रक्रिया थी, सूत्र की क्या व्याख्या है, और हम अब आगे उदाहरण के माध्यम से गुण संधि को पूरा विस्तार से समझेंगे।
विच्छेद करके और संधि बना करके। और समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं फ़ोन करके व्हाट्सएप के माध्यम से आप कमेंट करके बता सकते हैं अपनी जो समस्या है वो। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। संस्कृत भाषा एक गणित की भाषा है, यानी गणित के तरह ही पढ़ी जाती है सूत्रों के माध्यम से। तो इनके उदाहरण हैं, उदाहरण से हम समझेंगे। पहला हम सूत्र ले लेते हैं अ आ का मेल, अ या आ दोनों का मेल किससे हो जाए, ई या ई से हो जाए तो क्या बनेगा, ए बनेगा। अब उदाहरण से समझेंगे, जैसे उप धन इंद्र, उप धन इंद्र, दो संधि पद है, सॉरी दो विषय के एक संधि पद है, दो पद है, प्रथम पद और उत्तर पद। प्रथम पद के अंत में क्या है, प, और प में कौन सा स्वर मिला हुआ है, अ। प में कौन सा स्वर मिला हुआ है, अ। और उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है, ई। प्रथम पद का अंतिम स्वर और उत्तर पद का प्रथम स्वर दोनों मिलेंगे, यानी अ के पश्चात ई आता है, तो यहाँ एक तो आया अ और इस स्वर दीर्घ में से एक आया ई, ये दो वर्ण मिलेगा तो क्या बनेगा, दोनों मिलकर क्या बनेंगे, दोनों मिलकर बनेगा ए। क्या बनेगा बच्चों, ए। अब उप का प में से अ का तो ई के साथ मेल हो गया, यहां शेष क्या रहा, उप में से उप कैसा, प अलंत वाला, क्योंकि स्वर निकल करके मेल होगा ई के साथ। और इधर दूसरे उत्तर पद का ई का अ के साथ मेल हुआ, शेष क्या रहा है शब्दांश, इस सब पूरे शब्द का शब्दांश क्या शेष रहा है, इंद्र। समझ रहे होंगे। अब हम जो परिवर्तन हुआ है, जिस वर्ण में दो वर्ण मिलकर के जो परिवर्तन हुआ है और जो शेष रहे सभी वर्णों को मिला के लिखेंगे तो अपना संधि पद बन करके तैयार हो जाएगा। हाँ, तो ये उ और प के नीचे अलंत है, उसके बाद स्वर है। कोई भी आधा व्यंजन जिसके नीचे अलंत लगा रहता है वो आधा व्यंजन कहलाता है। व्यंजन हमेशा स्वरों से ही पूरे होते हैं, स्वर के बिना व्यंजन अधूरा होता है। स्वरों की परिभाषा और व्यंजनों की परिभाषा मैंने पहले बताई थी कि वे वर्ण जिनको अपने आप उच्चारित किए जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं, दूसरे अक्षरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और वे वर्ण जिनको बोलने के लिए, लिखने के लिए तो इस प्रकार लिख सकते हैं अलंत करके, लेकिन बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं और उसके नीचे अलंत रहता है। तो ये प के नीचे अलंत है और आगे स्वर आया है, तो जब अधूरे व्यंजन के बाद स्वर आता है तो वो व्यंजन पूरा हो जाता है। जैसा स्वर आता है, जो स्वर आता है उस स्वर की मात्रा उस व्यंजन में लग जाती है। तो यहाँ प के बाद ए आया है तो ए की मात्रा इस प्रकार होगी, और इधर ये जो अपना शब्दांश शेष रहा था उसको लिख दिया और उपेंद्र शब्द बन गया। दूसरे उदाहरण समझते हैं। जैसे उमा धनिश, उमा धनिश। प्रथम पद अपने पास उमा है, दूसरा पद इस है। प्रथम पद का अंतिम व्यंजन, अंतिम जो वर्ण है वो है आ, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण जो है वो है दीर्घ। आ के पश्चात ई आया, ये दो वर्ण मिलेंगे आपस में तो क्या बनेगा, ए। ए बन गया। अब इस उमा में से आ का तो मेल हो गया ए के साथ में, शेष क्या रहा है, म में से स्वर निकाल दिया, मां में से स्वर आ की मात्रा को निकाल दी तो म आधा आधा व्यंजन, और इधर इसका सिर्फ स शेष रहा है, ई का तो मेल हो गया। अब पूरे पद को मिला के लिखेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा
म आधे व्यंजन के बाद में स्वर आया ए की मात्रा और ये स्वर। हाँ, आगे दूसरे वाला सूत्र लेते हैं अपन काम में। दूसरा जो सूत्र है अ का मेल किससे हो जाए? उ या उ, दीर्घ उ से हो जाए तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। उदाहरण के रूप में जैसे सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, या प्रथम पद है सूर्य और उत्तर पद है उदय, तो प्रथम पद का अंतिम व्यंजन है य, अ में अ मिला हुआ है, तो अंतिम व्यंजन का वर्ण है वो अ, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण है वो है उ। जब अ के पश्चात उ आता है तो क्या बनता है? ओ। अब यह का अ तो मेल हो गया, संधि हो गई। अब इधर क्या रहा है? सु, सूर्य, र आधा व्यंजन यहाँ और आधा व्यंजन ये भी यहाँ। उसके बाद में उदय का उ का अ के साथ मेल हो गया, उ का अ के साथ मेल हुआ, शेष रहा है दय। अब इनको जोड़ के लिखेंगे ध्यानपूर्वक, तो कोई गलती होने की संभावना है नहीं। सूर्य ये आधा व्यंजन है, आधा व्यंजन के बाद ओ स्वर आया है तो ओ की मात्रा मिल गई, और इधर क्या रहा है? दय। ये हो गया सूर्योदय। राइट, समझ में आ रहा होगा। दूसरा उदाहरण हम समझते हैं उ वाला, जैसे महाधन पूर्ण, महाधन पूर्ण, या प्रथम पद में आ और उत्तर पद का उ, ये दो वर्ण मिलेंगे और मिलकर के क्या बनेगा? ओ बनेगा। म के अ के आ का तो मेल हो गया, शेष क्या रहा है? अ आधा व्यंजन बिना स्वर वाला, और इधर क्या रहा है? ऋणा, क्योंकि उ का तो आ के साथ मेल हुआ। अब हम मिला के लिखेंगे तो अ में ओ की मात्रा मिलेगी तो क्या हो जाएगा? ओ, और इधर ऋणा, महोरण पद बन जाएगा। राइट, इसी प्रकार आप भी अभ्यास करिएगा, कुछ उदाहरण होगा। तीसरा जो सूत्र है अपना, यानी अ के बाद में क्या है? री आवे। अ के पश्चात यदि री अश्व, संस्कृत वर्णमाला में दो री होती है, दो री स्वर हैं और दीर्घ री, ये दो वर्ण आते हैं तो अ बन जाता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों, अ बन जाता है र के नीचे अलग। जैसे राज धन ऋषि, राजधन ऋषि, राज का अंतिम वर्ण है ज में अ, और ऋषि का पहला पद जो है वो है री। ये दो वर्ण मिलेंगे और क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? तो मिलेंगे तो अ बन जाएगा। अब वही तरीका, ज में से निकल गया, री के साथ मेल हो गया, शेष क्या रहा है? राज, ज कौन सा? अलंत वाला, और इधर ऋषि का री अ के साथ मिल गया, शेष क्या रहा है? सी। मिला के लिखेंगे, ध्यान देना थोड़ा। राज, ज में मिल गया, पूरा हो गया, लेकिन ये र है, र के बाद कोई स्वर नहीं है, सीधा व्यंजन है, इसलिए अधूरा व्यंजन ही। र किसी भी व्यंजन के पहले जो र आता है वह उस व्यंजन के ऊपर चढ़ता है। र लिखने के तरीके हैं, दो प्रकार के र आपने भी देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं। एक तो नीचे र होता है व्यंजन के,
इस प्रकार, जैसे प्र। और एक ऊपर जो र होता है, जो ऊपर वाला र है वो र जिस व्यंजन के ऊपर लगा हुआ होता है, जिस व्यंजन के ऊपर चढ़ा रहता है उस व्यंजन से पहले पढ़ा जाता है। और नीचे जो र होता है वो पूरा व्यंजन होता है, जिस व्यंजन में मिला होता है वो व्यंजन पूरा होता है, र है वो पूरा बना होता है। हाँ, तो राज जब में मिल गया तो जब पूरा हो गया, र है वो शी के ऊपर चढ़ जाएगा और इस प्रकार शब्द बन जाएगा राजऋषि। दूसरे उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। महा ऋषि महा के अ का आ और ऋषि का री, ये दो व्यंजन दो स्वर मिलेंगे और बन जाएगा। इधर शेष रहेगा आ का, तो ई के साथ मेल हो गया मह हलंत वाला, और इधर शेष रहेगा शी। अब हम इनको मिला के लिखेंगे तो क्या पद बन जाएगा, महर्षि। समझ गए होंगे। गिरी वाला एक उदाहरण करते हैं। हाँ, लिखने के लिए, नोट करने के लिए आप बीच बीच में वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। आपके बच्चा दिल्ली बनाना है तो क्या बन जाता है, अल बन जाता है। इनके इस सूत्र के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, दो एक उदाहरण है, मैं लिखवा देता हूँ। मम दंलिका, मम दंलिका लिका, तो मम का म का और लिकार का ये ली, ये दो वर्ड मिलेंगे और क्या बन जाएगा, अल बन जाएगा। ल अलंत वाला और अ अल बन जाएगा। अब और ली का तो मेल हो गया और अल बन गया। इसमें मम में क्या शेष रहा है, म और म अलंत वाला, क्योंकि अ म में से निकल गए। और इधर लिकार में ली का तो अ के साथ मेल हुआ, शेष रहा है का। और मिला के लिखेंगे म में अ की मात्रा मिलेगी, क्योंकि आधे व्यंजन के बाद स्वर आया है तो ये म पूरा हो जाएगा। इधर ये आधा व्यंजन है, आधे व्यंजन के बाद स्वर दिए हैं, व्यंजन आया तो उस व्यंजन से ये चिपक जाएगा इस प्रकार और बनेगा मम लकार। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है तव दंत्रिका, तव दंत्रिका, तो तव का प का अ और द्रिका का ली, ये दो मिल जाएंगे और शब्द तीसरा जो वर्ण बनेगा वो बन जाएगा अल। अब तव में से क्या शेष रहा है, तव व अलंत वाला और द्रि मिलकर अल बन गया। इधर रहा है शेष का, मिला के लिखेंगे तो तव व में मिल गया, व पूरा हो गया और ल है वो आधा व्यंजन है तो क से चिपक जाएगा और शब्द अपना संधि पद बन जाएगा तव द्रिका। ये चारों सूत्रों के कुछ उदाहरण थे। अब आपको मैं कुछ उदाहरण डाल रहा हूं जिसको आपको अभ्यास के लिए करना है। जैसे संधि करना, संधि करना, और विच्छेद करना। तथा धनिति, इसकी संधि बनानी है। न
धन इश, पर, धन उकार, चौथा महा, धन उदय, पांचवा ग्रीष्म, धन ऋतु, इधर विच्छेद करने वाले दिनेश, देवेंद्र, वृक्षोपरी, गंगोदगम, गंगोदगम, पांचवा राज, बसंत, बसंत ऋतु। 5 पदों का संधि विच्छेद करना है और 5 पदों की संधि बनानी है। थैंक यू बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर बने रहिएगा अगले वीडियो के इंतजार में। थैंक यू, धन्यवाद।